अरावली का सच, पहाड़, सत्ता, सियासत और जिम्मेदारी की एक लंबी कहानी। देश को सलाम, क्योंकि यह कहानी किसी दल, किसी व्यक्ति या किसी कुर्सी के पक्ष में नहीं, बल्कि उस धरती के पक्ष में है जिस पर यह देश खड़ा है। भारत की आत्मा में अगर किसी पर्वतमाला की सांसें सबसे पुरानी मानी जाती हैं, तो वह अरावली है। यह वही पहाड़ हैं जिनकी उम्र इतिहास से भी पुरानी बताई जाती है, जिनकी गोद में सभ्यताएं पली, जिनकी ढलानों ने रेगिस्तान को रोका, जिनकी चट्टानों ने पानी को थामा और जिनके जंगलों ने हवा को सांस लेने लायक बनाया। राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और गुजरात तक फैली यह पर्वत श्रृंखला केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण का रीढ़ मानी जाती है। लेकिन आज यही अरावली सवालों के कटघरे में है। क्या यह बर्बाद हो रही है? क्या इसे काटा जा रहा है? क्या इसके नाम पर परिभाषाओं का खेल चल रहा है? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कौन है? यह कहानी किसी एक दिन में शुरू नहीं हुई। यह वर्षों से चल रही खनन की आवाजों, जंगलों की कटाई, अवैध ब्लास्टिंग, कागजी नियमों और जमीनी हकीकत के टकराव से बनी है। अरावली को लेकर हाल के दिनों में जो बहस तेज हुई, उसका केंद्र एक तकनीकी सा दिखने वाला लेकिन दूरगामी असर वाला सवाल है। अरावली आखिर है क्या, और किन पहाड़ियों को कानूनी तौर पर अरावली माना जाए? इसी सवाल के इर्द गिर्द वह सारा शोर खड़ा हुआ जिसने पर्यावरणविदों, आम लोगों और नेताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया। सरकारी हलकों में यह बात सामने आई कि पहाड़ियों की पहचान के लिए ऊंचाई का एक मानक तय किया गया। स्थानीय आधार से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियां ही अरावली की कानूनी परिभाषा में आएंगी। कागज पर यह एक तकनीकी मानदंड लगता है, लेकिन जमीन पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। आलोचकों का कहना है कि अरावली की अधिकांश पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, और अगर वे परिभाषा से बाहर हो जाती हैं, तो उनके संरक्षण की कानूनी ढाल अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि जिन इलाकों में अब तक खनन, कटाई या निर्माण पर रोक थी, वहां गतिविधियां आसान हो जाएंगी। सरकार का पक्ष यह रहा कि यह नियम अवैध खनन रोकने और भ्रम खत्म करने के लिए है, न कि अरावली को खत्म करने के लिए। लेकिन भरोसा तब बनता है जब नियमों के साथ जमीन पर सख्ती भी दिखे। यहीं से कहानी का दूसरा चेहरा सामने आता है, जमीनी हकीकत। राजस्थान के कई इलाकों में वर्षों से अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं। कहीं दिनदहाड़े ब्लास्टिंग की आवाजें गूंजती हैं, कहीं पहाड़ों की छाती से पत्थर निकाले जाते हैं, कहीं ट्रकों की कतारें रातों रात पहाड़ियों को गायब कर देती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि उनके घरों में दरारें पड़ी, पानी के स्रोत सूखे और हवा में धूल का ज़हर भर गया। प्रशासन की कार्रवाइयां अक्सर कागजों तक सीमित रहीं और खनन माफिया का डर जमीन पर महसूस किया गया। ऐसे में जब परिभाषाओं में बदलाव की बात आई, तो लोगों को लगा कि यह उस सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसे वे रोज जी रहे हैं। अरावली सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, यह पानी की कहानी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह पर्वतमाला वर्षा जल को रोककर भूजल को रिचार्ज करती है। दिल्ली एनसीआर की हवा और पानी पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर अरावली कमजोर होती है, तो रेगिस्तान की रेत आगे बढ़ती है, गर्म हवाएं तेज होती हैं और शहरों की सांसें और भारी होती हैं। यही वजह है कि पर्यावरणविद इसे केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकट के रूप में देखते हैं। इस पूरे विवाद ने सियासत को भी गर्म कर दिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि आर्थिक हितों के आगे पर्यावरण की बलि दी जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि परिभाषाओं का खेल खेलकर पहाड़ों को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, ताकि खनन को वैध रास्ता मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ हुई, तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। दूसरी ओर सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आरोपों को अफवाह बताया और कहा कि अरावली पहले भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है और आगे भी रहेगी। उनका कहना था कि नए नियमों से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी, न कि उन्हें बढ़ावा मिलेगा। इस बहस के बीच कुछ नाम लगातार चर्चा में आए।
असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को व्यापक पर्यावरणीय चिंता से जोड़ते हुए कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सरकार को पारदर्शिता के साथ जनता को भरोसा देना चाहिए कि किसी भी तरह का खनन या कटाई अरावली को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी तीखे शब्दों में कहा कि पहाड़ों की रक्षा भाषणों से नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई से होती है और अगर कानून कमजोर पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और ग्रामीण आबादी को होता है। इन बयानों ने यह साफ कर दिया कि अरावली का मुद्दा केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और भविष्य की सुरक्षा का भी है। सिर्फ राजनीतिक बयान ही नहीं बल्कि आम जनता की प्रतिक्रिया भी तेज हुई। युवाओं ने प्रदर्शन किए, सामाजिक संगठनों ने पदयात्राएं निकाली और ग्रामीणों ने अपने अनुभव साझा किए। कहीं मशाल जुलूस निकले, कहीं प्रतीकात्मक विरोध हुए। यह आवाजें इस बात का संकेत थीं कि अरावली अब सिर्फ विशेषज्ञों या नेताओं का मुद्दा नहीं रहा, यह आम लोगों की चिंता बन चुका है। सरकार ने इन विरोधों के बीच यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि नए खनन पट्टों पर रोक है, संरक्षित क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी जाएगी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन भरोसा शब्दों से नहीं नतीजों से बनता है। जब तक जमीन पर अवैध खनन बंद नहीं होता, जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक परिभाषाओं की बहस लोगों के डर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। इस कहानी का सबसे अहम सवाल यही है, जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ सरकार? क्या सिर्फ खनन माफिया? या हम सब? सच यह है कि अरावली का क्षरण एक दिन में नहीं हुआ। वर्षों की लापरवाही, कमजोर निगरानी, भ्रष्टाचार और विकास की एकतरफा सोच ने इसे यहाँ तक पहुँचाया। अगर आज पहाड़ कट रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी सामूहिक चुप्पी भी उसकी वजह रही है। हमने सस्ती रेत, सस्ते पत्थर और तेज निर्माण को प्राथमिकता दी, लेकिन उसके पर्यावरणीय दाम पर कम सोचा। फिर भी यह कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है। अरावली को बचाया जा सकता है अगर नीति, नियत और निगरानी तीनों साथ चलें। स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषाएं हों, लेकिन उनका इस्तेमाल संरक्षण के लिए हो, न कि छूट देने के लिए। अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस हो और दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि उदाहरण बने। स्थानीय समुदायों को संरक्षण का भागीदार बनाया जाए, क्योंकि वे ही इन पहाड़ों के असली रखवाले हैं। और सबसे जरूरी, पर्यावरण को विकास के खिलाफ नहीं, विकास के केंद्र में रखा जाए। अरावली की कहानी दरअसल भारत के भविष्य की कहानी है। अगर हमने इसे बचाया तो हमने पानी, हवा और जीवन को बचाया। अगर हमने इसे खो दिया तो हमने सिर्फ पहाड़ नहीं खोए बल्कि आने वाली पीढ़ियों का हक भी खो दिया। आज जरूरत इस बात की है कि सियासत से ऊपर उठकर देश के लिए, धरती के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक साझा संकल्प लिया जाए। देश को सलाम और अरावली को भी, जो आज भी खड़ी है, सवाल पूछ रही है कि क्या हम उसकी आवाज सुनेंगे या फिर पत्थरों की इस चुप्पी को हमेशा के लिए तोड़ देंगे।